कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यू ऑल ऑन एको लॉ चैनल। और आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं वो इनकम टैक्स का जो प्रोसेस होता है, इनकम टैक्स में कैसे काम होता है, कहां से काम शुरुआत होता है, उसके बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि न्यू इनकम टैक्स का क्या सिग्निफिकेंट फीचर था, उसके बारे में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। बट इन coming future I will be telling about the all important things which will be required for your departmental examination. Before starting I would request you all कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जब जब कोई क्वेरी रेज होता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कमेंट करके। साथ में आप हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोगों को इस बात की ज़रूरत होती है कि एमसीक्यूज़ का क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा। तो गूगल फॉर्म के थ्रू मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मैं आप इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, दोनों ही चैनल। राइट, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स बेस या टैक्स सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा डिपार्टमेंट जो काम शुरू करता है वो एक प्रॉपर आइडेंटिटी से, मीन्स हमारे डिपार्टमेंट में जो आइडेंटिटी की पहचान होती है वो पैन से होता है ना। आप लोग भी जानते होंगे पैन। अगर किसी के पास पैन है तो देन दैट पर्सन हैज अ प्रॉपर identity in the department. So any entity or any individual having a proper PAN, it means that department is having a proper identity of that entity or the person. Clear? So PAN generation starts, and from PAN generation itself the work of the department starts. Clear? तो अगर पैन नहीं है तो डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला से बाहर है, डिपार्टमेंट के कवरेज से बाहर होता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर डिपार्टमेंट के कवरेज में लाना है, अम्ब्रेला में लाना है, प्रोविजन में कवर करना है, देन दिस पैन विल बी जनरेटेड आइदर थ्रू वॉलंटरली और थ्रू फोर्सफुल्ली। तो अब आपके माइंड में होगा कि क्या वॉलंटरली तो पैन जनरेट करते हैं, फोर्सफुल्ली भी हो सकता है? यस, department can also generate a PAN for a particular entity or particular person forcefully if it is assumed, if it is considered that the person is escaping some income. Correct? चलिए, अब पैन जनरेशन के बाद हमारा डिपार्टमेंट का वर्क स्टार्ट होता है। डिपार्टमेंट में पैन जनरेशन होने के बाद उसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। अब वो व्यक्ति या वो एंटिटी अब क्या करेगा? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मतलब क्या होता है? मीन्स कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो भी इनकम जनरेट होता है उसके बारे में एक टैक्स पेयर सेल्फ डिक्लेयर करता है कि हमारा इतना इनकम है और इस पर इतना टैक्स बनता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। करेक्ट? जो भी इनकम टैक्स प्रोविजन, तो वो रिटर्न ऑफ इनकम जो है फाइल होता है टैक्स पेयर के थ्रू। और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होने के बाद हमारा काम फिर से उस गति पकड़ लेता है। लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का जो पीरियड दिया गया है कि पूरे ईयर का, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक एफवाई के लिए होता है ना, एक एफवाई के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या कि जो व्यक्ति इनकम 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रिटर्न ये इनकम जनरेट किया, क्या वही सिर्फ रिटर्न फाइल करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस भी व्यक्ति का इनकम टैक्सेबल इवन सिंगल मंथ में भी आ जाता है, ही हैज़ टू फाइल द रिटर्न। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर किसी व्यक्ति का पूरे ईयर में या किसी लास्ट 6 मंथ में उसने इनकम जनरेट किया, सपोज कीजिए दिसंबर से लेके मार्च तक, तो क्या वो रिटर्न फाइल करेगा? यस, इफ हिज इनकम इज टैक्सेबल देन ही हैज़ टू फाइल द रिटर्न। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी व्यक्ति इनकम जनरेट कर रहा है और उसका 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 तक अगर उसका इनकम 2 लाख है, तो क्या उसे रिटर्न फाइल करना चाहिए या करना पड़ेगा? नहीं। जो टैक्सेबिलिटी, जो स्लैब फिक्स किया जाता है हमारे फाइनेंस एक्ट के थ्रू टाइम टू टाइम हर एक ईयर, उसके अंतर्गत अगर उस टैक्स एग्जम्पशन तक कवर्ड है और या उससे नीचे है तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वो ये लायबल नहीं है, मतलब ऑप्शनल बन जाता है। अब है कि क्या, तो अगर ऑप्शनल है तो क्या रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। रीज़न 2 है। पहला रीज़न है कि एक पैन जनरेट करने से या रिटर्न फाइल करने से आपकी एक डिक्लेयर इनकम जो है लीगलाइज हो जाता है। मतलब डिपार्टमेंट जो है उस चीज़ को वेरीफाई करके, चाहे जैसे भी आपको एक इंटीमेशन या ऑर्डर पास करके देती है, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि आपका इनकम
इतना है, और वो हर जगह आइडेंटिफाइबल है, हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह उसका वैल्यू होता है। सेकेंड रीज़न है कि अगर आप फाइनेंशियली कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और फाइनेंशियली कहीं लोन चाहिए, फाइनेंशियल लोन चाहिए, और किसी इंस्टीट्यूशन या बैंक में जाते हैं जहां आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, वहां पे आपको दैट काउंटर इंस्टीट्यूशन और बैंक विल आस्क यू द कॉपी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपके पास रिटर्न ऑफ इनकम नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एक रीज़न ये भी है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में या स्कूल में, जहाँ पे सर्टेन क्राइटेरिया है कि इतने से कम इनकम वाले के ऊपर इतना फी लगाया जाएगा या एग्जेम्प्ट होगा, उनको इनकम नहीं दिया जाएगा, तो दिस रिटर्न ऑफ इनकम विल बी योर वैलिड डॉक्यूमेंट टू डिक्लेयर दैट आई एम बिलो दैट प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ इनकम। सो क्या हुआ, मतलब इनकम को डिक्लेयर करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए रिटर्न का फाइल करना जरूरी है। ऐसे और भी रीजंस हैं जिसके लिए रिटर्न फाइल करना चाहिए होता है। चलिए, अब रिटर्न इनकम फाइल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो अपना डिपार्टमेंट का होता है वो होता है प्रोसेसिंग। अब आपके माइंड में आएगा व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोसेस करना, मतलब कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज के पहुंचाने में जो टाइम लगता है, जो सिस्टम या एक्टिविटीज एक्ट किया जाता है, वो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग हमारे डिपार्टमेंट में जो होता है वो ये होता है कि जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, बट प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है कि उसमें उसका अरिथमेटिकल चेक होता है कि वेदर डिक्लेयर्ड इनकम के अनुसार प्रॉपर टैक्स दिया गया है या डिक्लेयर किया गया है नहीं या नहीं। सो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन, प्रोसेसिंग जस्ट वेरीफाई द अरिथमेटिकल एरर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की डेट में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो सीपीसी के पास इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि अगर कोई ऐसा डेटा जो कि पिछले ईयर से रिलेट करता है, अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है, देन ऑल्सो दिस प्रोसेसिंग विल जनरेट अ डिफेक्टिव एरर या डिफेक्टिव नोटिस या इंटीमेशन। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसिंग में अरिथमेटिकल एरर एज वेल एज वेरिएशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व। क्लियर। अब इस प्रोसेसिंग से क्या होता है कि आपके इनकम में अगर कोई वेरिएशन नहीं है, टैक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, तो योर इनकम विल बी वैलिडेटेड बाय द प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इंटीमेशन सीट will be generated and will be delivered to the SSE, है ना। टैक्स पेयर को ये इंटीमेशन सीट भेज दिया जाएगा और वो फाइनल हो गया कि ये वैलिडेटेड इनकम है। अब वो एकदम से डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वैलिड है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है इस प्रोसेसिंग में वो होता है असेसमेंट। करेक्ट। असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में प्रॉपर डिटेल वेरिफिकेशन होता है, इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी भी किया जा सकता है। यहाँ पे अथॉराइज्ड ऑफिसर को पावर दिया गया है कि वो फर्दर क्वेरी करके टैक्स पेयर से और भी डिटेल मंगा सकता है और उसी के रिटर्न ऑफ इनकम जो डिक्लेयर्ड है उसको आइदर वैलिडेट करता है या इंक्रीज करता है ना। जो भी सिचुएशन रहेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे असेसमेंट इज बेसिकली मैनुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑफिसर। इंटीमेशन या प्रोसेसिंग जो होता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक टूल के थ्रू होता है। इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या ना के बराबर होता है, राइट। तो ये ऑटोमेटेड होता है और ये मैनुअली होता है। ये भी ऑटोमेटेड होता है लेकिन मैनुअली इन सेंस कि यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं प्रॉपरली। करेक्ट। यहाँ पे एक इनकम डिक्लेयर होता है जो इनकम डिक्लेयर होता है उसको बोलता है असेस्ड इनकम। असेस्ड इनकम। सिमिलरली प्रोसेसिंग में भी इंटीमेशन सीट में जो इनकम डिक्लेयर्ड इनकम अगर एक्सेप्ट हो गया या कुछ भी हुआ तो वहां भी उसको असेस्ड इनकम ही कहते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट के बाद क्या होता है, अपील सिस्टम होता है। डिपार्टमेंट में अपील सिस्टम भी एक सेपरेट पार्ट है, सेपरेट चैप्टर है जिसे कि आप प्रॉपरली पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि असेसमेंट ऑर्डर के बाद, मतलब जहाँ असेस्ड इनकम हो गया उसके बाद अगर टैक्स पेयर सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, व्हाटसोएवर, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले सकता है अगेंस्ट दैट असेसमेंट ऑर्डर। करेक्ट। या दैट इंटीमेशन ऑर्डर या इंटीमेशन सीट, उस दोनों के अगेंस्ट में फर्दर अपील का प्रोविजन दिया गया अपील में। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा अपील का जो सिस्टम है वो यहाँ पे
गौर करने वाली चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान देना है। अपील जो है यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। सबसे पहले JCIT अपील, इसी में CIT अपील जो कि टैक्स इनकम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आता है ट्रिब्यूनल, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। ये 4 एपलेट अथॉरिटी हैं, 4 एपलेट अथॉरिटी। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कितने एपलेट अथॉरिटी है, तो 4 है। CIT अपील, JCIT अपील एक लेयर होता है, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब इस चीज़ को आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इस पे डिस्कस करूंगा। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। यहां पे देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बोला ना कि असेसमेंट में असेस्ड ऑर्डर होता है ना, असेस्ड इनकम होता है, असेस्ड इनकम होता है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहां पे अपील फाइल करने की बात होती है। ये 4 लेयर है जहां अपील फाइल करने का। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो जो हायरकी है वो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले आता है JCIT अपील और CIT अपील, पहला लेयर। उसके बाद इसमें आता है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल के बाद जो ऑर्डर पास होता है उससे कोई इफेक्ट होता है तो उसके बाद ये हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? असेसमेंट ऑर्डर के बाद जो असेस्ड इनकम, असेसमेंट ऑर्डर के बाद अपील जो कि JCIT और CIT अपील, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट दिया गया है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कैप और इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। करेक्ट? और दूसरा एक चीज़ और है कि पीरियड के अनुसार कितने दिन में फर्दर अपील फाइल कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जब हम अपील के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही। अब इस चीज़ पे देखिए क्या होता है अपील में जाने के लिए। असेस्ड इनकम के अगेंस्ट में कौन जाएगा, वहाँ पे कौन अफेक्टेड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर होते हैं, क्योंकि ये असेसमेंट ऑर्डर या असेस्ड इनकम जो बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया है, वो डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। और अथोराइज्ड ऑफिसर जैसे AO होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि असेस्ड इनकम हुआ इस टैक्स पेयर का। इफ टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, देन टैक्स पेयर कैन फाइल अ फर्दर अपील बिफोर द CIT अपील, बिफोर द CIT अपील या JCIT अपील, जैसा भी सिचुएशन रहेगा। क्योंकि JCIT में जैसे इंटीमेशन शीट जो हम लोगों ने जनरेट किया प्रोसेसिंग के समय में, उसके अगेंस्ट में भी CIT अपील JCIT में। अब इस JCIT और CIT अपील के अगेंस्ट में अगर कोई ऑर्डर आता है, इनका कोई ऑर्डर आता है, तो इस अगेंस्ट में अपील कौन फाइल करेगा, तो यहाँ पे देखिए जब असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ था तो एक ओनली एंड ओनली टैक्स पेयर वॉज eligible to file further appeal. However, after the order of CIT or JCIT appeal, you will find that the 2 persons are involved for further appeal. पहला टैक्स पेयर और दूसरा डिपार्टमेंट। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि CIT अपील ने अगर टैक्स पेयर को रिलीफ दिया है, अगर 100% रिलीफ दिया है, देन टैक्स पेयर विल बी सेटिस्फाइड और ही विल नॉट बी फाइलिंग फर्दर अपील बिफोर द फर्दर अपीलेट अथॉरिटी। लेकिन अगर डिपार्टमेंट अफेक्टेड है, डिपार्टमेंट को लगता है जो हमने असेस्ड इनकम बनाया था वो सही था लेकिन CIT अपील ने उसे डिलीट कर दिया या पार्शियल रिलीफ दिया है, देन डिपार्टमेंट विल प्रीफर फर्दर अपील बिफोर द फर्दर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी। करेक्ट? अब यहाँ पे 2 आदमी है। क्वेश्चन MCQ से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अथॉरिटी है, एपलेट अथॉरिटी है इन चारों में से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर ही फाइल कर सकता है अपील और कोई भी नहीं, है ना? तो आपको आ गया CIT विद JCIT में सिर्फ टैक्स पेयर फाइल करता है। अब यहाँ के JCIT और CIT अपील के ऑर्डर के बाद डिपार्टमेंट या टैक्स पेयर कहाँ फर्दर अपील करेगा, ITAT में, जिसको ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं, ITAT के में जाएगा टैक्स पेयर भी और डिपार्टमेंट भी, या दोनों भी साथ जा सकता है। इस ITAT के ऑर्डर के बाद फिर से वही सिचुएशन आएगा, फिर से टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट विल बी एलिजिबल टू फर्दर अपील। अब फर्दर अपील whosoever will be dissatisfied, अगर टैक्स पेयर डिससेटिस्फाइड है ITAT के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, देन टैक्स पेयर विल गो टू फर्दर अपील और डिपार्टमेंट विल गो टू फर्दर अपील। क्लियर? तो ITAT के ऑर्डर के बाद जो सिचुएशन आता है वो आता है हाई कोर्ट का। ITAT के बाद कहाँ पर फर्दर अपील होगा,
वो हाई कोर्ट में होगा। हाई कोर्ट में कौन जाएगा? टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कहाँ जाएगा लोग? सुप्रीम कोर्ट, जो कि फाइनल अथॉरिटी होता है। वहाँ पे कौन जाएगा? या टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट। क्लियर? इस तरह से हमारा एपिलेट या हमारा डिपार्टमेंट का काम होता है पूरे लाइफ लॉन्ग। ध्यान रखिएगा। अब आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं एकदम फास्टली रिवाइज करवाता हूँ। पहला ये पूछा जाएगा कितने इनमें से कौन कौन से एपिलेट अथॉरिटी हैं या नहीं है। तो 4 एपिलेट अथॉरिटी है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनमें से कौन सा एपिलेट अथॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर ही फर्दर अपील फाइल कर सकता है ना? या इनमें से कौन सा एपिलेट अथॉरिटी है जिसमें दोनों ही अपील फाइल कर सकता है, एसएससी भी या टैक्स पेयर भी और डिपार्टमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एपिलेट अथॉरिटी है जो फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, तो आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट फाइंडिंग मतलब होता है जो रिटर्न ऑफ इनकम डिक्लेयर हुआ टैक्स पेयर के द्वारा उसको वेरीफाई करके एक प्रॉपर एस्टिमेटेड या एसेस्ड इनकम पे पहुंचना या उसके प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचना। तो वो पहले तो एसएससी ने कर दिया, एओ ने कर दिया, उसके बाद सीआईटी अपील भी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो फर्दर इंक्वायरी करके फिर से प्रॉपरली वेरीफाई करके चेक करके एसेस्ड इनकम को फाइंड आउट करेगी। करेक्ट? उसी तरह से सीआईटी अपील, सीआईटी अपील के बाद आईटीएटी होता है। आईटीएटी भी फर्दर इंक्वायरी करके एक एसेस्ड इनकम पे पहुंच सकती है कि क्या सही है। इन तीनों में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी माना गया फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी वो है आईटीएटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी में इनमें से कौन सा हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आईटीएटी इज द फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, हाईएस्ट। अब रीजन ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स का डिस्कशन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चन या सुप्रीम कोर्ट में हमेशा सब्सटेंशियल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। और इसीलिए फर्दर अपील में जब यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट या टैक्स पेयर पहुँचता है तो वहाँ फैक्ट्स के लिए नहीं बल्कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन या सब्सटेंशियल प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए होता है। क्लियर? तो ये आपके लिए हमारा ये हमारा डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग सिस्टम है कि कैसे डिपार्टमेंट काम करती है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। जहाँ भी जिस भी अथॉरिटी के पास ऑर्डर आने के बाद अगर टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है देन दैट ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल ऑर्डर। सो फाइनलिटी विल बी अचीव्ड और वो जो है उस डिपार्टमेंट के लिए और टैक्स पेयर के लिए उसके लिए ऑब्लिगेशन होगा, बाइंडिंग होगा। क्लियर? बाकी तो आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट और सब जगह बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट का उसके सब जुरिडिक्शन में जितने भी उनके लिए बाइंडिंग होता है। आईटीएटी का उसके लोअर अथॉरिटी पर बाइंडिंग होता है। सीआईटी अपील का उसके लोअर अथॉरिटी पर बाइंडिंग होता है। तो ये सारे चीज़ जो है डिस्कशन का पार्ट था, इसलिए मैं आपके डिपार्टमेंटल के लिए ये डिस्कस किया। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ, आईटीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर तीनों एग्जाम में ये एक्ट और ये बेस आपके लिए काम आएगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल and do not forget to like and share and subscribe this channel. Thank you.